कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पेयर्स इन प्राइमरी एजुकेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ। जो टैक्स पेयर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन प्राइमरी एजुकेशन में किस फॉर्म में होता है। तो इसके बारे में अगर हम बात किया जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है एजुकेशनल सेस। द प्रायोरिटी टू गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज गर्ल्स को एजुकेशन देने का प्रायोरिटी होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, इसके पीछे का रीज़न क्या माना जाएगा। तो इसके बारे में अगर हम बात किया जाए कि ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग फॉर सोशल चेंज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग फॉर सोशल चेंज। सोशल चेंज में उनका रोल बहुत ज़्यादा अहम होता है। इस वजह से हमें सबको प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन गर्ल्स को भी ज़्यादा एजुकेशन में हमें प्रायोरिटी देना चाहिए। द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिपेंड्स ऑन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की कामयाबी हम किस चीज़ के ऊपर डिपेंड मानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात किया जाए कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द एक्सेलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के एक्सेलेंस के ऊपर हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन की कामयाबी मुनहसिर होता है, डिपेंड करता है। द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इज़ एक्सक्लूसिवली डिपेंडिंग अपॉन, कि स्कूल एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो एक्सक्लूसिवली किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, के टीचर को आप किस तरीके का एजुकेशन दे रहे हैं उसी के ऊपर स्कूल के एजुकेशन भी निर्भर करता है। जैसे टीचर होंगे वैसे ही स्कूल का एजुकेशन सिस्टम भी होगा। द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन इज़ प्रोपाउंडेड बाई। बेसिक एजुकेशन का आइडिया को सबसे पहले किसने लाया था। तो इसका जो मेन जो लाने वाले थे वो थे महात्मा गांधी जी ने 1937 में लाए थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी रोल बहुत ज़्यादा अहम है इसको इम्प्लीमेंट करने में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल इज़। सबसे बेहतरीन इंडिकेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का स्कूल में क्या होना चाहिए, क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है स्टूडेंट्स अचीवमेंट लेवल, कि स्टूडेंट वहाँ से कितने कामयाब हो रहे हैं। और यहीं किसी भी स्कूल का जो मेन एजुकेशन का, स्कूल में जो एजुकेशन आप दे रहे हैं उसका मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होगा कामयाबी का, वो यही होगा कि वहाँ के बच्चे अगर अचीव पा रहे हैं तो इंडिकेटर काफ़ी बेहतरीन है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो सही नहीं है। द बेस्ट रेमेडी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विथ लर्निंग इज़। सबसे बेहतरीन रेमेडी स्टूडेंट का अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है लर्निंग में तो वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि डायग्नोस्टिक टीचिंग के उनको किस तरीके से टीचिंग के ज़रिए से उस जो भी प्रॉब्लम है रेमेडी क्या हो सकता है, जो भी उनको प्रॉब्लम परेशानी आ रही है उसको कैसे दूर किया जा सके, तो ये डायग्नोस्टिक टीचिंग होगा जिसके ज़रिए से ये बेस्ट रेमेडी होगा किसी भी स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर वो लर्निंग में फेस कर रहा है। द इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिवली बाई। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग को बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है किसके ज़रिए से। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग फेलोशिप प्रोसीजर, कि आप जो टीचर हैं ना उनको आप रेगुलर मोड पे क्या करिए, प्रैक्टिस कराइए, प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग कराते रहिए। और आने जिस तरीके का हालात आ रहे हैं, कब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनको कॉप अप करिए ताकि जिस तरीके से हालात आ रहे हैं उसी तरीके से वो तमाम चीज़ों को सीखे और उसको कम्पीट कर सके। जैसे कोविड आया, कोविड में हम लोग जो है डायरेक्ट ऑफलाइन से ऑनलाइन हमारी शिफ्टिंग हो गई। ब्लेंडेड मोड का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो बहुत सारे टीचर ऐसे थे, हिंदुस्तान के बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ के टीचर जो थे बिल्कुल भी नेट वगैरह की दुनिया से वाकिफ़ नहीं थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। और उसके बावजूद आपने डिसीज़न ले लिया कि क्लास को ऑफलाइन से ऑनलाइन किया जाए, तो उस वक्त में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो गई। या इसी के साथ साथ जो लर्नर थे, जो सीखने वाले थे, उनके पास भी आइडिया नहीं था। तो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि आप उनको प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग का फॉलो अप प्रोसीजर मिलता रहे कि किस तरीके से वो ट्रेनिंग हो रही है, क्या क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जिस तरीके के भी हालात आए उससे वो मुकाबला कर सके। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, इसको कब लाया गया था और इसका मेन पर्पस क्या था। 1986 का जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट आया, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि प्रोहिबिट्स ऑल टाइप्स ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज ऑफ चाइल्ड, के 14 साल के कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरीके का लेबर का, मजदूरी का काम नहीं कराना है। अगर आप कराएंगे तो आपको कठोर सज़ा से भी आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा।
इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज़ इफेक्टिव इन, कि इमोशनल एडजस्टमेंट जो स्टूडेंट को होता है उसको वो इफेक्टिव होता है किस चीज़ के ज़रिए से। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। पर्सनालिटी इन्फॉर्मेशन से भी होता है, वो क्लास टीचिंग से भी होता है, डिसिप्लिन से भी होता है। इन तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं इमोशनल एडजस्टमेंट के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का पर्सनालिटी इन्फॉर्मेशन है, क्लास टीचिंग है, डिसिप्लिन है, और वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके इमोशनल एडजस्टमेंट में। ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स। ब्लैक बोर्ड को किस तरीके का टीचिंग एड में आप इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात किया जाए कि ब्लैक बोर्ड को हम विजुअल एड्स में इंक्लूड करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड विथ टीचिंग स्किल। इसमें से कौन ऐसा है जिसको हम टीचिंग स्किल से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड राइटिंग का भी एसोसिएशन है, सॉल्विंग क्वेश्चन है, आस्किंग क्वेश्चन है, ऑल आर रिलेटेड विथ टीचिंग स्किल्स। सो दैट्स वाई वी कैन चूज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी, कि जो भी बच्चे अगर टीचर से क्लास में कुछ पूछते हैं तो उनके साथ किस तरीके का आपको बिहेव करना है, आप क्या करेंगे एज अ टीचर, आपकी जिम्मेदारी क्या होगी। तो उस सूरत में आपको जो करना होगा वो होगा इनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस, कि आप उनको इनकरेज करिए कि आप इसी तरीके के क्वेश्चंस को पूछते रहिए, ताकि उससे उनका भी इंकरेज होगा और फिर टीचर भी तैयारी करके आएगा। हाँ, हो सकता है कि बच्चे अलग अलग डायमेंशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एक बच्चा अगर पूछ रहा है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करेगा और वो भी क्वेश्चन पूछने लगेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास नॉलेज है या कुछ आपके पास समझ है तभी आप क्वेश्चन पूछेंगे, और नहीं है तो फिर आप नहीं क्वेश्चन पूछ पाएंगे। एन ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग इज़, एक ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग क्या होता है, तो वो किस टाइप का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है टीचर सेंटर्ड। जबकि आज के दौर में टीचर सेंटर्ड टीचिंग को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और वो ऑथोरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग पहले किया जाता था लेकिन अब वो नहीं है, अब ये चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है। Who develops the interaction analysis category system in education for increasing in teacher effectiveness? इसमें से किसने इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम को डेवलप किया ताकि उसके ज़रिए से टीचर के इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ किया जा सके। तो यहाँ पे इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लेंडर ने। तो इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन होंगे, ऐसे कभी कभी पूछे जा सकते हैं। मे भी हो सकता है कि आपके बीएड लेवल पे इस तरीके का क्वेश्चन ना आए, लेकिन जब आप सीटेट वगैरह के लिए या इसी के साथ साथ नेट वगैरह के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाई, कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का एक बेहतरीन थ्योरी दिया गया है, किसके ज़रिए से मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी का डेवलप किसके ज़रिए से किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि वह है लॉरेंस कोहेलबर्ग का। तो बीएड जो भी बीएड किए होंगे उन्होंने पढ़ा होगा कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी क्या क्या है और किस तरीके से उसको काउंट किया है लॉरेंस कोहेलबर्ग ने। तो यह आप देखिएगा, कैरेक्टर इज़ डेवलप्ड बाय, कैरेक्टर किस तरह से डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि विल पावर के ज़रिए से भी होता होगा, वो कंडक्ट एंड बिहेवियर के ज़रिए से भी होता है, और मोरालिटी के भी ज़रिए से ये होता है। इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, इसमें से कौन ऐसा है जो लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग नहीं है। तो हम लोगों ने ऊपर भी जब बात कर रहे थे वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था कि लेवल ऑफ टीचिंग जो है 3 है। सबसे पहला आपका मेमोरी लेवल आता है, फिर उसके बाद से अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, और उसके बाद से रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। वहाँ पे हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन लेवल को नहीं देखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। न्यूपा इज़ मेनली कंसर्न्ड विथ, न्यूपा का संबंध किससे है। तो अगर आप बात करते हैं तो न्यूपा का जो मेन रीज़न है वह है एजुकेशनल प्लानिंग का। तो कभी भी अगर आप दिल्ली में हैं, आप एनसीईआरटी जाते हैं, तो एनसीईआरटी जो मेन कैंपस है उसी के जस्ट बगल में न्यूपा है, और वहाँ पे सीआईटी है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, और जितने भी एजुकेशनल प्लानिंग होती है वो सब न्यूपा से ही की जाती है। द नेम ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 इज़, यशपाल कमेटी जो 1993 में लाया गया था उसका नाम क्या था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि उसका जो
सही जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लर्निंग विदाउट बर्डन। क्योंकि बच्चे जो थे उनको इतनी किताबें दे दी जाती थी कि वो किताबों के बोझ तले दब जाते थे और कहीं ना कहीं उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट भी रुक जाता था। इस वजह से यशपाल कमेटी ने कहा कि लर्निंग हो लेकिन वो विदाउट बर्डन हो, और बच्चों के इतने किताबों के बोझ तले उनको ना दाब दिया जाए कि वो उनको आने जाने में भी परेशानी हो, मूवमेंट में भी परेशानी हो। तो उस कमेटी का नाम जो किया गया था लर्निंग विदाउट बर्डन। द फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज, साइको एनालिसिस का फादर किनको माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम बात करते हुए है सिगमंड फ्राइड का। इन पेडागोजी कंप्यूटर इज़ यूज्ड, पेडागोजी में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है किस पर्पज़ से? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि टू मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक, टू इंटरेक्ट विद द लर्नर, इन तमाम पर्पज़ के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डाइव ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसमें से कौन डाइव ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है जो बहुत अहम होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है CPU, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ स्कूल कम्प्लेक्स वॉज फर्स्ट एग्जीक्यूटेड इन, कि स्कूल कम्प्लेक्स का कंसेप्ट सबसे पहले किसने एग्जीक्यूट किया, किस स्टेट ने सबसे पहले एग्जीक्यूट किया? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग को किसने कौन फाउंडर माना जाता है, किनको इसका हेड माना जाता है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हुए है NL गेग, और उसी के साथ साथ अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो जीन पियाजे ने दिया था। उसी के साथ साथ इंस्ट्रक्शन मीडियम अफेक्ट्स द अब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम क्लास टीचिंग, क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं है कि जो इंस्ट्रक्शन मीडियम होता है वो बच्चों के अब्सेंट पे या स्कूल छोड़ने पे डिपेंड करता है, ऐसा होता है या नहीं होता है? तो ऐसा होता है। आप बच्चों को किस मीडियम में इंस्ट्रक्ट करते हैं, बच्चे उसको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे रहेंगे या बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज़, कि डिटर्मिनेंट अगर हम बात करते हैं कि टीचिंग स्किल ट्रेनिंग क्या है, तो इसका जो अगर हम बात करते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कंपोनेंट्स। फॉर अ गुड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए? तो वह है क्लैरिटी ऑफ थॉट। तो अगर आपका थिंकिंग, आपका सोच बिल्कुल क्लियर है तो फिर आपका कम्युनिकेशन करने में भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग, इसमें से कौन एक ऐसा एजुकेशनल प्लानिंग का अप्रोच है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये मैन पावर अप्रोच एंड सोशल डिमांड अप्रोच, दोनों को इस कैटेगरी में हम ले सकते हैं। इस वजह से ऑप्शन सी बोथ A एंड B जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग जो होगा किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एम और नीड्स के ऊपर। इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद से ही आप इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग को बिल्डअप कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, ये था अगर आज का हमारा थर्ड का, और उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन और है इसमें, तो उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो 3 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और इसी तरह से आप मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।